चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। दोस्तों, आजकल ईमेल्स और मैसेजेस की दुनिया में संदेश को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने में कुछ मिनट्स भी नहीं लगते हैं। एक चिट्ठी का इंतजार करना क्या होता है, शायद आजकल की पीढ़ी को पता भी नहीं होगा। गेट पर खड़े डाकिये का चिट्ठी शब्द सुनकर मन खुश हो जाता था कि आज किसी अपने की याद एक चिट्ठी में समा कर आई है। दोस्तों, आज वर्ल्ड पोस्टल डे है। सन 1874 9 अक्टूबर को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना वाले दिन को याद करके इसे हर वर्ष आज के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, भारत के इतिहास में लोगों के बीच हुए संचार के आदान प्रदान को यदि हम याद करें तो इसे सबसे पहले अथर्ववेद में पाया जा सकता है। उसके बाद रामायण और महाभारत में भी इसका जिक्र हुआ है। पहले ये प्रथा सिर्फ राजा महाराजाओं के बीच तक ही सीमित थी और आम जनता इससे बिल्कुल अछूती थी। सबसे बड़ा संदेश का आदान प्रदान देखने को मिला 322 बीसी में, जब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक मोरक्कन राही इब्न बतूता अपने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का संदेश लाया था। इस प्रथा का आगे जाकर मुगलों के शासन में और विकास हुआ। राजाओं के बाद व्यापारियों को भी इसकी जरूरत पड़ने पर उनके द्वारा 14वीं सदी में पोस्टल सिस्टम का निर्माण हुआ। उन्होंने आम जनता को भी ये सुविधा शुल्क लगाकर उपलब्ध करवाई। 1688 में बॉम्बे और मद्रास में पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया था और 1774 में बंगाल के पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस संचार प्रणाली को जनता के लिए खुलवा दिया, जिसमें एक पोस्ट मास्टर जनरल को नियुक्त किया गया और मेटल के टिकट्स जारी करवाए गए। 1837 में आखिरकार पहला इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट बनाया गया, जिसने पोस्ट ऑफिस की हर श्रेणी के लिए न सिर्फ यूनिफॉर्म रेट्स और रूट्स बल्कि यूनिफॉर्म डिजाइन भी प्रदान करवाए। 1 अक्टूबर 1854 को संपूर्ण भारत में पहला एडहेसिव स्टैंप यानी गोंद लगा स्टैंप जारी किया गया। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उस भारतीय शास्त्रीय संगीत वादक की जिसके वादन की देश विदेश में 5 दशकों से ज्यादा समय से धूम मची है। उनके द्वारा बजाए इंस्ट्रूमेंट से पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध है। जब वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं तो श्रोता सम्मोहित हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां की। जिनके सरोद वादन की अपनी अलग ही पहचान है। 9 अक्टूबर 1945 में ग्वालियर में जन्मे उस्ताद अमजद अली खां का शुरुआती नाम मासूम अली खान था, लेकिन एक साधु ने उनका नाम मासूम से बदलकर अमजद कर दिया। उनके पिता हाफिज अली खां ग्वालियर रियासत के संगीतकार थे। वो संगीत के बंगश घराने से ताल्लुक रखते हैं और इस घराने की 6ठी पीढ़ी के संगीतज्ञ हैं। ऐसा माना जाता है कि सरोद वाद्य यंत्र उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया है। दरअसल ये वाद्य यंत्र अफगानी वाद्य यंत्र रबब का परिष्कृत रूप है, जो उनके पूर्वज अफगानिस्तान से यहाँ बसने पर अपने साथ लाए थे। सरोद एक प्रकार से वीणा और सितार परिवार का वाद्य यंत्र है। सरोद वादन के भारत में 2 मुख्य खानदान हैं। पहला उस्ताद गुलाम अली खां का खानदान, जिससे अमजद अली ताल्लुक रखते हैं, और दूसरा उस्ताद अलाउद्दीन खां का खानदान। उस्ताद अमजद अली खान ने सरोद वादन की शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की। महज 6 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने वादन का सार्वजनिक प्रदर्शन कर आने वाले समय का संकेत दे दिया। इसके बाद संगीत के आकाश में उन्होंने जो उड़ान भरी वो आज तक जारी है।
सरोद एक पर्शियन वर्ड है, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है सरूद, विच मीन्स म्यूज़िक, नगमा, तरन्नुम। और तो हमारे पूर्वजों का योगदान है, और अफ़गानिस्तान से आए थे, फिर मध्य प्रदेश में रहे, ग्वालियर में रहे, और इसमें कॉन्स्टेंट रिसर्च होता रहा, क्योंकि जो इसका कैरेक्टर है पुराना सरोद का वो बड़ा स्टकाटो है, जो राइट हैंड का काम ज़्यादा हुआ है और उसके ऊपर बोलंग और स्टकाटो। लेकिन हाउ टू सिंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू सिंग थ्रू द सरोद, ये हमारे गुरु, हमारे पिता और हम सबका एक कोशिश है कि व्हेन आई एम प्लेइंग सरोद, पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम सिंगिंग थ्रू माय इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने अपने वादन का पूरे विश्व में प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्यतः वुमेट फेस्टिवल, एडिनबर्ग म्यूजिक फेस्टिवल, वर्ल्ड बीट फेस्टिवल, साथ ही साथ यूनेस्को का शिराज फेस्टिवल जैसे अनगिनत शो रहे। It's a long journey still, I feel, but for Sarod, it is really great that Sarod should become as popular as violin or guitar. उन्हें कम उम्र में ही कई सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें यूनेस्को अवार्ड, पद्म विभूषण, यूनिसेफ की नेशनल एम्बेसडरशिप और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने विश्व के कई संगीतज्ञों के साथ जुगलबंदी का प्रदर्शन किया, जिसमें गिटारिस्ट चार्ली बर्ड, वायोलिनिस्ट इगोर फ्रोलोव और मैथ्यू बार्ली इत्यादि थे। आज के माहौल में सबसे बड़ा चैलेंज यही है टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। देयर आर वेरियस वेज ऑफ प्रेजेंटिंग क्लासिकल म्यूजिक। कन्वेंशनल वे तो चल रहा है, वो चलता रहेगा, but tradition allow innovation. तो there are various kind of presentation. तो वो उसको आप compromise कह लें या उसको एक नई दिशा कह लें, तो कुछ सोच विचार की ज़रूरत ज़रूर है, ताकि लोग जो ऐसे लोग जिन्होंने कभी शास्त्रीय संगीत सुना नहीं है या सरोद को सुना नहीं है, वो अगर पहली बार आ जाए तो वो आखिर बार ना हो जाए कहीं, वो आते रहें, सुनते रहें। यही हमारी एक ड्यूटी है और हमारा कोशिश है। आज इस महान संगीतज्ञ को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देश की प्रगति के लिए एक अच्छी शिक्षा प्रणाली होना बहुत जरूरी है। सिर्फ स्कूल जाकर एक बच्चा अच्छा विद्यार्थी या इंसान नहीं बन जाता। किस तरह की शिक्षा उसे दी जा रही है, ये आगे जाकर उसके व्यक्तित्व पर छाप छोड़ती है। इस बात को अच्छी तरह से समझा गोपबंधु दास ने। गोपबंधु दास 19वीं सदी के सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार, कवि और निबंधकार थे। इनके द्वारा स्थापित विद्यालय सत्यवादी बन विद्यालय जिस प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित था, उसका दुनिया के कई शैक्षिक संस्थानों में अनुकरण किया गया। दास बाबू को प्यार से उत्कल मणि भी कहा जाता था। 9 अक्टूबर 1877 को उड़ीसा में पुरी के पास स्थित गांव में जन्मे गोपबंधु ने देश की उन्नति और सेवा के लिए कई बार अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं दिया। 12 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुरी जिला स्कूल में दाखिला लिया, जहां वो अपने गुरु मुख्तियार रामचंद्र दास से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे राष्ट्रवादी मूल्य ग्रहण किए और ये उनकी अच्छी तालीम का ही नतीजा था कि जब पुरी में हैजा या कॉलरा फैला तो लोगों की पीड़ा और अधिकारियों की अयोग्यता को देखकर उन्होंने पुरी सेवा समिति के नाम की वॉलंटरी कोर शुरू की, जिसमें मर्ज से प्रभावित लोगों की सेवा की गई। इस आंदोलन से प्रभावित होकर कुछ समय बाद पुरी में कॉलरा यानी हैजा के मरीजों के लिए अस्पताल भी बनाया गया। कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते समय उन्होंने कर्तव्य बोधिनी समिति की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपने दोस्तों को एक नागरिक होने का कर्तव्य निभाने और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।
सन 1909 में पुरी के पास स्थित एक तीर्थ स्थल साक्षी गोपाल में उन्होंने सत्यवादी वन विद्यालय स्थापित किया। पढ़ाई के अलावा उस विद्यालय में विभिन्न प्रकार की पाठ्य चर्चा, समाज में शिष्टाचार, छात्र सरकार और समाज सेवा आदि को सिखाया जाता था। उन्होंने पर्यावरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया। प्रकृति प्रेमी दास साहब कहते थे कि एक अच्छे पर्यावरण में पले हुए बच्चे का शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। उत्कल मणि मानते थे कि एक विद्यालय का स्तर उसके शिक्षकों के स्तर से कभी ऊंचा नहीं हो सकता। इसीलिए वो अपने विद्यालय के लिए उच्च विचारों, समर्पण, देशभक्ति और त्याग का मनोभाव रखने वाले शिक्षक चुना करते थे। ये वो लोग होते थे जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके किसी भी बड़े सरकारी दफ्तर में नौकरी करके अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने उसके बजाय कम आय में स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्य सिखाना बेहतर समझा। विद्यालय की शिक्षण विधि अपरंपरागत थी, जिसमें विद्यार्थियों को बड़े होकर एक देशभक्त नागरिक बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे वो आगे चलकर सहयोग, सहानुभूति, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था बना सके। छात्रों की क्लासेस खुले आसमान के नीचे होती थी ताकि उनके मन मस्तिष्क में खुली हवा जाकर नए विचारों को पैदा कर सके। विद्यालय में छात्रों को आत्म अनुशासन और स्वशासन की ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती थी। इस विद्यालय की ख्याति देश भर में फैल रही थी। 1921 में इस विद्यालय को नेशनल एजुकेशनल सेंटर में तब्दील कर दिया गया, मगर आर्थिक संकट की वजह से विद्यालय वो क्वालिटी बरकरार न रख पाया। बाद में दास बाबू ने इसे आश्रम में तब्दील कर दिया और अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण यहीं पर गुजारे। आज उनके जन्मदिन पर हम उत्कलमणि दास बाबू को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, ये बात कहनी शायद सही होगी कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। वही समझ सकती है कि शिक्षा का अभाव होने से और आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहने से एक महिला खुद को कितना शक्तिहीन महसूस करती है। इसीलिए इस हस्ती ने अपनी सारी जिंदगी औरतों के उत्थान पर अर्पित कर दी। हम बात कर रहे हैं बंगाल में जन्मी समाज सुधारक सरोज नलिनी दत्त की, जिन्होंने बंगाल में असहाय औरतों के उत्थान के लिए महिला समितियों का निर्माण किया। इसमें उन्होंने महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाया ताकि वो खुद की और अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद कर सकें। वो खास तौर पर हिंदू विधवाओं की दुर्दशा देखकर चिंतित थीं। वो इस बात से भी अच्छी तरह से वाकिफ थीं कि घर बैठी माओं पर उनके बच्चे और परिवारों की इतनी जिम्मेदारी है कि उनको शिक्षा दिलवाने के लिए स्कूल भेजना असंभव होगा। इसलिए महिला समिति के जरिए वो ये काम करने में सक्षम रहती थीं, जिसमें औरतें पहले आपस में मिलती थीं, फिर एडल्ट एजुकेशन क्लासेस में जाकर खुद को शिक्षित करती थीं। वापस जाकर ये महिलाएं अपने परिवार के बाकी के सदस्यों को भी पढ़ाती थीं। शायद सरोज जी का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था। सिर्फ यही नहीं, 1921 में उन्होंने बंकुरा में औरतों को दाई बनने का प्रशिक्षण भी दिलवाया। उन्होंने गांव के लोगों को चरखे से भी अवगत कराया। गांव में खुले लड़कियों के स्थानीय स्कूलों को उन्होंने सर रिवर्स थॉमसन स्कूल के नाम से बेहतर तरीके से दोबारा संयोजित करवाया। समाज सेवा में अपने समर्पण के लिए उन्हें 1918 में MBE यानी मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के पुरस्कार से नवाजा गया, पर दुर्भाग्यवश वो केवल 37 साल की थीं जब उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पति ने 1925 में द सरोज नलिनी दत्त मेमोरियल एसोसिएशन के नाम से बंगाल में महिला समितियों की शीर्ष संस्था स्थापित की। आगे चलकर ये संस्था एक अंतरराष्ट्रीय संगठन एसोसिएटेड कंट्री विमेन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि दुनिया भर की महिलाओं के उत्थान पर समर्पित है, उसका एक हिस्सा बन गया। सरोज जी को समाज में इतना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं और आज उनकी वर्षगांठ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
दोस्तों, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन शरीर के अंदर की जानकारी प्राप्त करने की आम विधियां हैं। इन विधियों का उपयोग कर आज डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि व्यक्ति के अंदर के किस अंग में, किस जगह पर और किस स्टेज पर बीमारी है। इसी आधार पर वो बीमारी का सही इलाज कर पाने में समर्थ हो पाता है। शरीर के अंदर की स्थिति का एनालिसिस करने में जहां एक्सरे, सिटी स्कैन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी से रेडिएशन का खतरा बना रहता है, वहीं एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से इस तरह का कोई खतरा नहीं होता है, जिससे ये एक सुरक्षित तकनीक मानी जाती है। एमआरआई की खोज करने का श्रेय इंग्लैंड के साइंटिस्ट सर पीटर मैन्सफील्ड को जाता है, जिन्होंने इसका आविष्कार अपने साथियों के साथ किया। इसी खोज पर उन्हें अपने साथी साइंटिस्ट पॉल लॉटरबर्ग के साथ 2003 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। एमआरआई एक ऐसी तकनीक है जिसमें शरीर में इलेक्ट्रिक कॉइल की मदद से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है, जो शरीर के प्रोटॉन को चार्ज करते हैं और रेडियो तरंग पैदा करते हैं। इन रेडियो तरंगों को बाहर एक कंप्यूटर में रिसीव किया जाता है और गणित की मदद से शरीर के अंदर की संरचना की 3D इमेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें खासकर सॉफ्ट टिश्यू की संरचना बाहर आती है। दोस्तों, इस महान साइंटिस्ट की कहानी उथल पुथल भरी है। सर मैन्सफील्ड का जन्म 9 अक्टूबर 1933 को लंदन के लैम्बाथ नामक शहर में हुआ था। उनका बचपन कैम्बरवेल शहर में बीता, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से उन्हें लंदन छोड़ना पड़ा। पहली बार वो सेवनओक्स गए। लंदन वापस आने के बाद उन्हें स्कूल में भर्ती होने के लिए 11+ एग्जाम को पास करने के लिए कहा गया। उन्हें ना तो इसके बारे में पहले से कोई अंदाजा था और ना ही उन्हें इसकी तैयारी का समय ही मिला। हालांकि उन्हें इस रिजल्ट से लोकल ग्रामर स्कूल में एडमिशन तो नहीं मिला, लेकिन इन्हीं अंकों के आधार पर उन्हें सेंट्रल स्कूल में एडमिशन मिल गया। In those days, I, like other children, played on the street. I was born into a family that was living in flats in Camberwell, not far from Camberwell Green. And my father was a gas fitter. He worked for the South Metropolitan Gas Company. I remember the teacher in the school that I was at, my old local school, came along one day in a bit of a flurry. He said, "You've got to take the 11+ exam." And I'd never heard of the 11+. So I was sort of marshaled to take this exam the following week. I had no preparation, and as a result, I didn't do very well at it. भाग्य की विडंबना को देखिए कि जिस व्यक्ति को साइंस में नोबेल प्राइज मिला हो, उसे स्कूल में साइंस पढ़ने के काबिल ही नहीं समझा गया। 15 वर्ष की उम्र में उनके टीचर ने कहा कि तुम साइंस पढ़ने के काबिल नहीं हो। इसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और एक प्रिंटर के सहायक के रूप में काम करने लगे। 18 वर्ष की उम्र में उनका इंटरेस्ट रॉकेटरी की तरफ चला गया और उन्होंने बकिंघमशायर में मिनिस्ट्री ऑफ सप्लाई में रॉकेट प्रपल्शन विभाग में काम करना शुरू कर दिया। So I said, well, I'm quite interested in rockets and rocketry because I had spent some time looking at a science museum at South Kensington, and I became, in my own way, a bit of an expert on rockets and technological things of that sort. I used to spend hours there, making drawings and all sorts of things. I was really into it. इसके 18 महीनों बाद उन्हें सेना में काम करने के लिए बुलाया गया। 2 वर्ष सेना में काम करने के बाद उन्होंने वेस्टकॉट में A-लेवल की पढ़ाई रात्रि स्कूल में की। इसके 2 वर्ष बाद उन्हें लंदन के क्वीन मैरी स्कूल में फिजिक्स की पढ़ाई का अवसर मिला। यहाँ उन्होंने 1959 में BSc की डिग्री प्राप्त की। डिग्री के अंतिम वर्ष में उन्होंने डॉक्टर जैक पॉवल्स के निर्देशन में पोर्टेबल ट्रांजिस्टर बेस्ड स्पेक्ट्रोमीटर के निर्माण में अपना योगदान दिया। यहीं से डॉक्टर पॉवल्स ने उन्हें अपने NMR रिसर्च ग्रुप में शामिल किया, जो कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को नापने के काम आने वाला था। 1962 में उन्हें PhD की डिग्री मिली, जिसमें उनके शोध का विषय था प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस रिलैक्सेशन इन सॉलिड बाय ट्रांजिएंट मेथड,
यहाँ से पोस्ट डॉक्टरल करने के लिए वो इलिनॉय यूनिवर्सिटी चले गए। उन्होंने 1964 में नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया और इसी दौरान उन्होंने अपनी टीम के साथ MRI का विकास किया। आज उनके जन्मदिन पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, संगीत संचार का एक ऐसा माध्यम है जो इंसान की मरी हुई रूह में भी प्राण डाल दे, लेकिन जनता को अंदर तक झंझोरने वाला संगीत पैदा करना हर एक के बस की बात नहीं है। अगर हम पश्चिमी संगीत के अभी तक के सबसे प्रसिद्ध बैंड की बात करें तो शायद जहन में सबसे पहले द बीटल्स का नाम आएगा। द बीटल्स ने 50s और 60s के दशक में अपने संगीत से पूरी दुनिया का दिल मोह लिया था और आज है इस बैंड के संस्थापक जॉन लेनन का जन्मदिन। As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. जॉन लेनन का जन्म 9 अक्टूबर 1940 को इंग्लैंड के लिवरपूल शहर में हुआ था। वो 4 साल के ही थे जब उनके माता पिता अलग हो गए थे। जॉन के संगीत के प्रति रुझान को देखकर उनकी मां ने उन्हें गिटार भेंट किया था। उन्होंने जॉन को बैंजो और पियानो बजाना भी सिखाया। एल्विस प्रेस्ली के संगीत से प्रभावित होकर जॉन ने स्कूल खत्म होने के बाद खुद एक स्किफल बैंड द क्वेरीमैन के नाम से बनाया। 1957 में उन्होंने बीटल्स के और महत्वपूर्ण शख्स पॉल मैकार्टनी को अपने बैंड में शामिल कर लिया और धीरे धीरे जॉर्ज हैरिसन, स्टुअर्ट सटक्लिफ और ड्रमर पीट बेस्ट भी बैंड में शामिल हो गए। इसी बीच उन्होंने अपने दोस्त हॉली के बैंड द क्रिकेट्स के नाम से प्रभावित होकर अपने बैंड का नाम बदलकर द बीटल्स रख दिया। अक्टूबर 1962 में नए ड्रमर रिंगो स्टार के साथ बैंड ने अपना पहला गाना लव मी डू रिलीज किया। ब्रिटिश चार्ट्स पर यह गाना 17 नंबर पर कायम रहा और आवाम के बीच भी बहुत लोकप्रिय हुआ। Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Oh, love me do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please. इसके बाद शी लव्स यू और आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड गानों ने बीटल्स को ब्रिटेन का सबसे हिट बैंड बना दिया। सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी बीटल मेनिया ने धूम मचा कर रखी। I mean, there comes a time when it's time for a Beatle product, and we always make that decision whether to make it or not, you know. Because sometimes we go through hell recording, sometimes we don't, you know. And sometimes it's not worth it. And now the problem now is, in the old days when we needed an album, Paul and I got together and produced an album or produced enough songs for it. Nowadays there's 4 of us, 3 of us writing prolifically and trying to fit it on one album. And it's not like we're wrestling in the studio trying to get a song on. We all do it the same way, you know. But it's got to the situation, if we had the name Beatle on it, it sells, you know. लेकिन 1966 में बीटल्स का जादू धीरे धीरे फीका हो रहा था। 1970 में आपसी भेदभाव के चलते जॉन ने बीटल्स छोड़कर अपनी पत्नी योको ओनो के साथ मिलकर खुद की सोलो एल्बम जॉन लेनन वर्सेस प्लास्टिक ओनो बैंड रिलीज की। ये सिर्फ श्रोताओं के बीच ही लोकप्रिय नहीं हुई बल्कि रोलिंग स्टोन्स मैगजीन ने इसको ऑल टाइम बेस्ट सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल भी किया। Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for.
religion too. Imagine all the people living life in peace. You 1971 में जॉन अपने परिवार के साथ अमेरिका में सेटल हो गए, लेकिन अमेरिका के वियतनाम वॉर का विरोध कर रहे जॉन को अमेरिकी सरकार ने पसंद नहीं किया। अमेरिका में उन्होंने अपने गानों द्वारा और व्यक्तिगत रूप से भी शांति बनाए रखने का प्रचार किया। कुछ समय म्यूजिक से ब्रेक लेने के बाद उन्होंने 1980 में अपनी नई एल्बम डबल फैंटेसी के साथ दोबारा कदम रखा। उनका गाना स्टार्टिंग ओवर रातों रात मशहूर हो गया और चार्ट्स में अव्वल दर्जे पर रहा। मगर दुर्भाग्यवश इस एल्बम की रिलीज के कुछ ही हफ्तों बाद जॉन को उन्हीं के एक फैन ने गोलियों से दाग दिया। Mr. Lennon? 8 दिसंबर 1980 को जॉन ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन आज भी वो और उनके गाने संगीत प्रेमियों के बीच अमर हैं। आज जॉन के जन्मदिन पर हम इस महान हस्ती को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।